एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एनाटॉमी विभाग मेडिकल कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरुषि जैन हैं। डॉक्टर आरुषि जैन जी से जानेंगे मानव शरीर की रचना के बारे में और साथ ही मेडिकल में जो देहदान की जागरूकता के लिए भी इनसे हम इनके जो सवाल आते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि देहदान करना क्यों ज़रूरी है और देहदान से चिकित्सा में जो बच्चे हैं वो किस तरह ज्ञान अर्जित करते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर आरुषि जैन जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे आया? मेरा नाम डॉक्टर आरुषि जैन है और अभी वर्तमान में मैं एनाटॉमी विभाग में विभागाध्यक्ष की पोस्ट पर अभी पद स्थापित हूँ यहीं पे। मेरा जन्म कोटा शहर में ही हुआ था सन 1981 में। मेरे माता जी का नाम निर्मला जैन है जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई थी नानता स्कूल में, और मेरे फादर का नाम मिस्टर जेसी जैन है जो कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुए थे यहीं कोटा थर्मल पावर स्टेशन में। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभनगर कोटा से हुई है। तत्पश्चात मेरा रुझान, क्योंकि यहाँ पे मेरी ताई जी थी डॉक्टर पीके जैन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्हीं को देख के मैं प्रेरित हुई कि मैं भी इसी फील्ड में आगे जाऊँ। और उसके तत्पश्चात 12वीं के बाद मैंने तैयारी की 1 साल और आरएनटी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट MBBS में मैंने 2000 के बैच में मैंने एडमिशन लिया अपना। उसके बाद 2007 में मैंने MS एनाटमी के कोर्स का चयन किया और SMS मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी MS एनाटमी की उपाधि अर्जित की। और अध्ययन करते हुए ही मेरा RPSC में सिलेक्शन हुआ और वरिष्ठ प्रदर्शक की पद पर मैंने 2009 में ज्वाइन किया SMS मेडिकल कॉलेज ही। तत्पश्चात जैसे ही मेरी PG ख़त्म हुई 2010 में, 2011 में मैं सहायक आचार्य बनी और 2015 तक मैंने अपनी सेवाएं SMS मेडिकल कॉलेज में दी। और उसके बाद मई में अब मेरा स्थानांतरण मेडिकल कॉलेज कोटा में हुआ और तब से मैं यहीं पर ही अपनी सेवाएं दे रही हूँ निरंतर। और 2022 में 1 नवंबर को मैंने एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष का पद पे मैंने ज्वाइनिंग दी। डॉक्टर आरुषि जैन जी, मानव शरीर रचना क्या है, दर्शकों को समझाएं। मानव शरीर रचना बड़ी ही जटिल है। जब आप अपने शरीर को देखेंगे तो मांस, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां, नसें, इतने जटिल उनका संरचना है जिसको कि आप जब तक विच्छेदन नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको खोल के नहीं देखेंगे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऊपर वाले ने हमारी शरीर को कितना सुंदरता से और कितने जटिल जो है उसकी संरचना है। और जो कि उसके जो भी हमारी शरीर की फिजियोलॉजी है उसके लिए हम शरीर की संरचना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हमारी बीमारियां हैं, जब तक कि हमें ये नहीं पता होगा कि नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल उसकी संरचना क्या है, तब तक कि हम विकृत रूप को हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर की संरचना जो है हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, देहदान पहले आज से 10-15 साल पहले इतनी जागरूकता नहीं थी और मेडिकल कॉलेज को कोई देहदान नहीं मिलती थी। लोगों में अंधविश्वास भी था कि क्यों मृत शरीर को दें, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। आज कितनी जागरूकता है इस क्षेत्र में? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग पहले और अभी भी देहदान और अंगदान को कंफ्यूज कर लेते हैं।
देहदान केवल मरणोपरांत ही किया जाता है, अपने संपूर्ण देह का दान करना ही देहदान होता है। वरन जो अंगदान है वो आप जीते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेन डेड इंसान ही उसी का अंग प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अन्यथा लिवर जैसे को छोड़ दीजिए, बाकी आप ब्रेन डेड होने के बाद ही आप उसको अंगदान कर सकते हैं। अब देहदान जो है, इसमें अंधविश्वास पहले बहुत था, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि जब हमें मुखाग्नि नहीं मिली तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आपका शरीर है उससे सैकड़ों छात्र पढ़ के चिकित्सक बनते हैं। चिकित्सक को आपने भगवान का दूसरा रूप कहा है, तो जब चिकित्सक आपको दूसरा जीवन देते हैं, नवजीवन देते हैं, उनके जब आप देहदान करके शिक्षक बन जाते हैं, तो मुझे लगता है वो मोक्ष प्राप्ति से भी ऊपर है। वही आपका मोक्ष है, क्योंकि उनको पढ़ा करके आप पूरे मानव समाज का मतलब मानव का जन कल्याण आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक अंधविश्वास है। मोक्ष प्राप्ति जिस दिन आप देहदान का संकल्प कर लेते हैं उस दिन आपकी निश्चित है। और कर्मकांड हेतु भी हमारा विभाग नाखून, बाल और दांत भी हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि आपका कर्मकांड में कोई विघ्न ना आए। डॉक्टर आरुषि जैन, अब तक मेडिकल कॉलेज में को कितनी देहदान अब तक मिल चुकी? अभी तक कॉलेज को देहदान 45वां देहदान हो गए। अभी इस वर्ष का एक पहला देहदान हुआ था श्री कन्हैया लाल जी मित्तल जी का, उसको मिला करके 45वां देहदान हो गया हमारे मेडिकल कॉलेज में। सर्वप्रथम जो मेडिकल कॉलेज को देहदान मिला था वो 2010 में मिला था। श्री ज्ञानचंद जी चौरड़िया जी की देह हमें प्राप्त हुई थी। तभी से लगातार हमें हर वर्ष एक दो हमें देह प्राप्ति हो रही है। किंतु कोरोना काल आने के बाद हम देहदान में थोड़ी सी गिरावट आई, क्योंकि उस टाइम कोरोना से का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि उस कारण हम लोग ज़्यादा देहदान स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन वापस से जब कोरोना काल की समाप्ति हुई है, वापस से देहदान में वापस थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है। डॉक्टर आरुषि जी जैन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट को आप स्टडी कराती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो एक बैच के लिए कितनी देहदान की आवश्यकता होती है? जी, एनएमसी द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार 10 छात्रों पर एक देह की आवश्यकता होती है। यानी कि स्मॉल ग्रुप टीचिंग में अगर हम 10 छात्रों को लें तो 250 के छात्रों का एक बैच है हमारे पास, तो उसके हिसाब से 20 से 25 देह हमें हर साल हमें आवश्यकता होती है कि बच्चे आसानी से मानव शरीर की जटिलता को पढ़ पाएँ। डॉक्टर साहब, इसमें जब देहदान की जाती है तो उसकी मतलब उसका संरक्षण कैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से किया जाता है? जब मानव देह हमें प्राप्त होती है, उस मानव देह को हम कुछ केमिकल्स द्वारा संलेपन करके उसको सुरक्षित रखते हैं। केमिकल्स में फॉर्मल्डिहाइड, स्पिरिट, ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल और पानी, इन सब का मिश्रण से एक एम्बामिंग सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसको कि एम्बामिंग मशीन द्वारा मृतदेह की रक्त वाहिनियों में दिया जाता है, जिससे कि सालों तक हम उस देह को सुरक्षित रख पाते हैं। डॉक्टर साहब, महर्षि दधीची के जन्म दिवस पर जो देह दानी होते हैं, उनको आप एक जगह बुलाकर क्या संदेश देना चाहती हैं? हर वर्ष दधीची दिवस पे एनाटमी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस साल भी हम 2023 में भी हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई और उससे मानव शरीर की जटिलता को बड़े ही सरलता से उन्होंने लोगों के समक्ष रखा। इस प्रदर्शनी में हम लोगों ने जो देहदानी हैं उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हुए हैं उन्हें भी आमंत्रित किया, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो देहदान को लेकर वो भी दूर हो। और जो परिजन हैं उनको हमने आभार व्यक्त किया, प्रशस्ति पत्र भेंट किए और हमने एक रैली भी निकाली, जिससे कि हमने देहदान अंगदान स्थल में वहाँ जाके उनको एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बच्चों को भी इस पूरे रैली और इस
प्रदर्शनी द्वारा समझाया कि जो देहदान है वो महान दान है, वो आपके प्रथम शिक्षक हैं और उनका पूरे जीवन पर्यंत वो उस मृतदेह को सम्मान करें, जिसके कारण कि वे एक अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे। डॉक्टर आरुषि जी, 2007 में जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कुछ समय हुआ था, उस समय कोई देहदान नहीं होती थी। उस समय भी हमने इस चैनल के माध्यम से और आपके विभाग के जो चिकित्सक थे उन्होंने मतलब लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई। कुछ देहदान मतलब लोग जागरूक हुए, लेकिन अब वर्तमान में जो देहदान करने आते हैं तो वो क्या देहदान के लिए अग्रसित रहते हैं? हाँ जी, वो देहदान के लिए अग्रसित भी रहते हैं और वे चाहते हैं कि उनको ये जो देहदान जागरूकता जो कार्यक्रम जो हमने चालू किया है वो थोड़े से बड़े स्केल पर हो। वो चाहते हैं कि मीडिया कर्मी भी और अखबार वाले भी इसकी तरफ से एक पॉजिटिव संदेश उनकी तरफ लेके जाएं, जिससे कि वो और लोग प्रेरित हों। जो भी भ्रांतियां उनके मन में बंधी हुई हैं कि उनकी सार संवार नहीं होती, देखभाल नहीं होती है मृतदेहों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पर टैंक सॉल्यूशंस, एम्बामिंग सॉल्यूशंस रिन्यू होते जाते हैं। वहाँ पे हमने हमारी जो प्रिंसिपल महोदया हैं वो भी इसको लेकर बहुत ही निरंतर कार्यरत हैं। और भी विभाग हमसे जुड़े गए हैं, वरिष्ठ नागरिक विभाग हमसे जुड़ गया है, अधीक्षक सभी अस्पतालों के हमेशा हमारे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मेडिकल इसमें अगर किसी भी मृतदेह जो भी अगर हमें प्राप्त करनी है उसके लिए एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, और भी एनजीओ भी हमारे साथ कई प्रकार की जुड़ गई हैं, जिससे कि और लोग आगे आएँ और देहदान हमारे मेडिकल कॉलेज को मिलता रहे। डॉक्टर आरुषि जी, मृतदेह के लिए कोई संस्था से टाई अप है जो मेडिकल कॉलेज को देहदान करती है? हाँ जी, अभी तो सरकार द्वारा ही डीएमई की गाइडलाइंस हैं। अपना घर आश्रम है जो कि एक अंडरटेकिंग भरवा के हम उनसे लीगली हम बॉडी एक्वायर कर लेते हैं। उसके अलावा भी कोटा के अंदर कर्मयोगी संस्थान है जो कि देहदानियों के घर पे अपना मोक्षरत प्रदान कर देते हैं, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो मृतदेह को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए। इसके अलावा भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा है जो कि मॉर्चरी चेंबर, अगर कभी रात को सूर्यास्त के बाद क्योंकि देहदान नहीं होता है ऐसा की गाइडलाइंस है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्चरी चेंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि सुबह तक बॉडी सही रहे और मृतदेह हमें सुरक्षित मिल जाए, जिससे कि उसकी एम्बामिंग अच्छे से हो पाए। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कुछ शरीर रचना के बारे में। अच्छा, कि शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता? आपकी हड्डियाँ खोखली तो होती हैं, लेकिन हाँ वो बूढ़ी नहीं होती, वो अंत तक भी नहीं गलती हैं। आपके दांत और हड्डियाँ और बाल ये सबसे आखिर में गलते हैं, ये कभी भी बूढ़े नहीं होते। ये सबसे देरी से जो कहते हैं डिकम्पोज होते हैं, और बाकी आपका जो मांस है, स्किन है, ये सबसे पहले गल जाती है। दांत हमेशा, हड्डियाँ भी एक बार के लिए थोड़ी पिघल सी जाती है, बाकी दांत का तो स्थिति वैसी की वैसी रहती है। दांत वैसी की वैसी रहती है। वर्षों तक अगर आप गाड़ के रखें तो दांत और हड्डियाँ आपको फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन दांत, हड्डियाँ और बाल ये तीन चीज़ें हैं जो कि वर्षों तक इनका नहीं बिगड़ता कुछ भी। डॉक्टर आरुषि जी, शरीर के कौन से भाग में हड्डी नहीं होती? आपके अंदरूनी जितने भी अपने ऑर्गन्स हैं, हार्ट हैं, स्टमक है, यहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती। बाकी जो भी जिसका भी हमको मूवमेंट करवाना है, जो भी हमारे लिम्स हैं, वहाँ पे हमें हड्डियों की आवश्यकता होती है। इवन जो हमारा कान भी है जिससे सुनना है, वहाँ पे सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की होती है, जिसको कि स्टेपीज बोन बोलते हैं हम। मैडम, एक प्रश्न और मैं महिलाओं से संबंधित करना चाहता हूँ कि गर्भावस्था में जो बच्चा रहता है वह दिन भर क्या कार्य करता है, मतलब दिन भर उसकी क्या क्रिया रहती है? देखिए, सबसे पहले जो गर्भावस्था में बच्चा होता है, हर एक वीक से वो धीरे धीरे बढ़ता है,
तो आप कहेंगे लगभग 22वें दिन उसका सबसे पहले हार्ट बीटिंग स्टार्ट होती है। तो 22वें दिन पे हम सबसे पहले पता कर सकते हैं सोनोग्राफिकली कि बच्चे का हृदय धड़कना चालू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसा कि ब्लड सर्कुलेशन स्टैब्लिश होता है, बच्चे में रक्त का प्रवाह चालू होता है, बाकी के सारे ऑर्गन्स बनने चालू होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 महीने के बाद का जो बच्चा है, दिन भर में वो अलग अलग, क्योंकि माँ के वूम्ब में है तो उसका एक्टिविटी भी उंगलियां खोलना, बंद करना, घूमना, सांस लेना, ये सारी क्रियाएं बच्चा दिन भर में करता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि देहदान के लिए आगे आना चाहिए? ये एक पवित्र कार्य है और चिकित्सा के क्षेत्र में देहदान आगे आएगी और उससे बच्चे शिक्षित होंगे तो आपका जीवन भी सुरक्षित होगा। तो आप हाड़ौती की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं हाड़ौती की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि देहदान के लिए आप आगे आएँ। इसमें व्यर्थ ही भ्रांति फैली हुई है कि मोक्ष आपकी प्राप्ति नहीं होती। एक मानव देह से जो बच्चे चिकित्सक बनना चाह रहे हैं उनका विच्छेदन करके हर एक मांसपेशियाँ, सारी आर्टरीज, वेन्स, जो कि रक्तवाहिनियाँ हैं, सारी नसें, उनकी जटिलताओं को समझते हैं। जब तक वो उनका विच्छेदन करके उनको फील नहीं करेंगे, उसको महसूस नहीं करेंगे, वो खुद अपनी आँखों से नहीं देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ हैं, उसको वो ना समझ पाएंगे। केवल किताबी ज्ञान से वो आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। हर एक मृतदेह अलग होती है, किसी में कुछ विकृति होती है, किसी में कुछ। अगर जितनी ज़्यादा विकृतियाँ वो देखेंगे, आगे शल्य क्रिया जो है, आपकी शल्य क्रिया पद्धति, वो भी उसी हिसाब से इवॉल्व होती जाती है। जितने भी नए जो सर्जन्स हैं वो भी आके निरंतर नई शिक्षा प्रणाली, नई शल्य चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित होते हैं, औरों को भी वर्कशॉप द्वारा प्रशिक्षित करते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मानव देह अत्यंत आवश्यक है। अगर आप मानव समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स तो अपनी सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन अगर मानव देह भी उन्हें उपलब्ध होती है, वो अच्छे समझ करके एक अच्छे चिकित्सक बन करके आपके समाज के लिए और उपयोगी सिद्ध होंगे। ये थी हमारे साथ एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरुषि जैन। इन्होंने देहदान से चिकित्सा क्षेत्र को कितना बढ़ावा मिलता है और मानव जीवन का किस तरह अपना संपूर्ण कार्य होता है, ये जानकारी दी। ये डॉक्टर साहब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी साधुवाद।